बाबा को भेजो ही, अम्मा मेरे बाबा को भेजो ही, के सावन आया, के सावन आया, के सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो ही, अम्मा मेरे बाबा को भेजो ही। अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा। तो संध्या जी, पहले आप दीप प्रज्वलित करना चाहेंगे? तो एक मंत्र से शुरू करते हैं हम लोग। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते मालिनी जी। दिन भर लोगों से लोगों की भाषाओं में बात करते, जब छिल जाती है जुबान तो इन सारी भाषाओं के कवच उतार मैं रात निढाल होकर सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सपनों की अचेतन मन की भाषा मेरी मिट्टी की भाषा होगी। वो भाषा जिसने पहली दफा मेरे कानों में शब्दों का परिचय कराया था, वो भाषा में मेरी माँ ने मुझे पहली बार लोरी सुनाया था। मातृभाषा दिवस के इस कार्यक्रम पर मैं विनोद सिंगापुर संगम की तरफ से आप सबका हृदय तल से अभिनंदन करता हूँ। बचपन की नासमझी में मैंने खुद से कई बार पूछा था कि हम मातृभाषा, मातृभूमि जैसे शब्द क्यों हमारी संस्कृत में यूज करते हैं। और उम्र के अनुभवों के सहारे आज एक पुरुष होने के नाते ये स्वीकारने में मुझे कतई गुरेज नहीं कि इस समाज के सृजन में नारियों का त्याग हम पुरुषों से कहीं ज्यादा, वो चली आती हैं 4-5 कदम और हम चल पाते हैं बस एक आधा। महिला शक्ति की गंगा और मातृभाषा प्रेम की यमुना का अद्भुत संगम है आज की हमारी दोनों अतिथियां। एक तरफ अर्पणा जी हैं जो कारपोरेट की इस रेजर बारीक दुनिया और आर्ट्स की स्वच्छंदता के बीच एक अद्भुत संयोजन बनाती हैं और शायद एक महिला ही ऐसा कर पाएगी। और दूसरी तरफ वो हैं जिनकी खनकदार आवाज में जब गाती हैं वो कि इरेलिया बैरन पिया के लिए जाए हो, तो आज भी उत्तर भारतीय विरहिणियों के दिल से यूं हूंक उठती है कि लगता है बारिश हो जाए और उनके प्रियतम के ट्रेन की टिकट गल जाए। जिनकी ठुमरी और कजरी में माटी की खुशबू बसती है, जिनकी बेबाक बातें उनकी चटकदार साड़ी सी फपती हैं, लोकगीतों की दुनिया में आज भी वो एक हस्ती हैं। बेटी, पत्नी, बहू और माँ के किरदार वो घर में निभाती हैं और बाहर वही पद्मश्री मालिनी अवस्थी हैं। जिस तरह क्षितिज सूरज का स्वागत उसी की किरणों की लालिमा बिखेर कर करता है, क्यों ना हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मालिनी जी के ही किसी गाए हुए सोहर पर ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा निष्ठा बेड़ा द्वारा एक नृत्य प्रस्तुति से करें। मंच आपका है। नमस्कार, मैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की छात्री हूँ और मैं आपके समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आए।
धन्यवाद। धन्यवाद निष्ठा। बहुत सुंदर। धन्यवाद निष्ठा। मजेदार बात यह है कि जो सोहर नहीं जानते हो उनके लिए बता दूं कि मैं खुद बनारस से हूं और हमारे पुरुष प्रधान समाज में सोहर लड़के पैदा होने की खुशी में गाया जाता है, और मालिनी जी का ये सोहर जिस पर निष्ठा ने बखूबी नृत्य किया, सीता जी के जन्म पर मिथिला की खुशी बयां करती है। चलिए फिर मालिनी जी से बातों का सिलसिला बढ़ाने के लिए अब मैं मंच पर सिंगापुर संगम की मुखिया, सिंगापुर में मातृभाषा प्रेम की ध्वजवाहक संध्या जी को सौंपता हूं, जो अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद चेहरे पर वही ऊर्जा और वही मीठी मुस्कान लिए रहती हैं। संध्या जी, मंच आपका है। नमस्कार अपर्णा जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिंगापुर संगम के इस मंच पर। और प्रश्न तो क्या पूछना है आपसे, आप तो खुद ही एक जिसको कहते हैं लोक संस्कृति की चलती फिरती एक मिसाल है। और सिंगापुर में आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि सिंगापुर में बहुत सारे लोग भोजपुरी भाषी हैं, बहुत सारे लोग जिसको हम कहते हैं कि मातृभाषा अवधी है जिनकी। और ऐसे इतने लोगों को जब पता चला कि मालिनी अवस्थी जी जुड़ने वाली हैं और शायद आप पहली बार सिंगापुर के किसी मंच से जुड़ी हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतने संदेश आए और लोगों में इतना उत्साह था। सबका यही था कि हम प्रत्यक्ष क्यों नहीं अभी तक सुन पाए उन्हें। और ये वादा है हमारा सबसे कि जैसे ही ये सीमाएं जो अभी बंधी हुई हैं खुलेंगी तो मालिनी जी जरूर हमारे आग्रह पर यहाँ आएंगी और हम उनके लोकगीतों का आनंद लेंगे। जैसा कि परिचय की बात है तो मालिनी जी खुद ही एक परिचय है लोक संस्कृति लोक विरासत की। और मैं इस परिचय को बहुत अधिक नहीं बढ़ाते हुए यही कहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और महिला दिवस, इन दोनों की कड़ी के रूप में जब हमने मालिनी जी के लिए सोचा तो पहले तो हमें नहीं पता था कि वो मानेंगी या नहीं, और जब वो मान गई तो मतलब लगा कि एक बहुत सही सच्चा पुल, एक सच्ची कड़ी हमें मिल गई है, जो जहां अपनी संस्कृति को, अपना स्वाभिमान, अपना अभिमान, अपना एक प्रगति के पथ को दिखाने वाली दिशा बनाई है जिन्होंने। और महिला की अगर मैं बात करूं तो सफल महिला मैं जिसे मानती हूँ, जो अपने परिवार को, अपने घर बार को, अपने संसार को लेते हुए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए जिस भी दिशा में जाए उसमें आगे बढ़ती जाए, उससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा। और साथ ही आज अपर्णा जी भी जुड़ी है हमारे साथ, जो कि सिंगापुर में जिन्होंने भारतीय लोगों की शिक्षा को एक भारतीय माहौल में शिक्षा देने में जो पहल की है, जो मराठी समुदाय और अन्य भाषाओं के समुदाय को भी आगे बढ़ाने में पहल की है, तो उसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। मैं अब मालिनी जी से सबसे मैं ज्यादा अगर बोलने लगूंगी तो लोग पीछे से मुझे गाली दे रहे होंगे कि हम सब यहाँ बैठे हैं मालिनी जी की गीत सुनने के लिए, तो हम चाहेंगे कि जहां भी आपको लगे आप जरूर कुछ न कुछ उसमें अपनी बंदिशें सुनाते रहिएगा। प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि शुरुआत आपकी कैसे, किस तरह से इस क्षेत्र में हुई, क्योंकि जहां तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है गजल की भी आपने शिक्षा ली थी और प्रारंभिक रूप से आपने गजल में भी गायन किया है, तो कैसे लोक संस्कृति को इतना मजबूती से आपने, इतनी मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया? जी धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आज इस पूरे कार्यक्रम से, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। और जो सुन रहे हैं उनको भी मेरा सादर अभिवादन, प्रणाम करती हूँ। बिल्कुल सही बात है कि विश्व में अनेक देशों जाना हुआ है और सिंगापुर इत्तेफाकन नहीं आना हुआ है, जबकि हिंदुस्तानी कलाकार मुझे लगता है कहीं जाए ना जाए सबसे पहले सिंगापुर जरूर आते। लेकिन आस पड़ोस के देश की बात करूं तो मैं नेपाल, पाकिस्तान, दुबई सब हो आई हूँ, और यूएस, इंग्लैंड, बर्लिन, फ्रांस, लेकिन बस इत्तेफाकन नहीं आना हुआ। तो आज के इस आयोजन के, लेकिन मुझे मालूम है कि सिंगापुर में शानदार काम राष्ट्रभाषा और भारतीय कला संस्कृति को लेकर के होता आया है, अभी से नहीं कई दशकों से। और उस चीज के लिए जितने भी हमारे प्रवासी भाई बहन हैं उनके प्रति मन में बड़ा सादर सम्मान है। तो ये कारण था और मुझे लगता है टाइमिंग अच्छी थी, ऐसे समय में आपने याद किया जो मैं थोड़ा बहुत समय निकाल सकी, क्योंकि अभी थोड़ा व्यक्तिगत
हम व्यस्तताओं से थोड़ा सा अभी भी फारिग हुआ, बेटे का विवाह हुआ 20 दिन पहले ही, तो मैं व्यस्त थी, लेकिन इसके लिए मैंने कहा कि बिल्कुल हम लोग जुड़ेंगे। और जो आपने सवाल पूछा है तो वो बहुत पुरानी स्मृतियां हैं। और आपने जो मुझसे कहा कि मैं गजल सीखती थी, गजल पूरे सबक का एक हिस्सा रहा है। मेरी पूरी तालीम क्लासिकल म्यूजिक की हुई है, शास्त्रीय संगीत की। और हमारे दोनों जो उस्ताद थे, उस्ताद शुजात हुसैन खान साहब, उस्ताद राहत अली खान साहब, और यहाँ तक कि हमारी बाद में जो गुरु हमारी गिरिजा देवी जी थी, अप्पा जी, इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली रही कि सभी हमारे गुरुओं ने एक खांचे में संगीत की विधा को कैद करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने शास्त्रीय संगीत सिखाए और इसके संग सारी गलियां दिखाई, गजल, भजन, निर्गुण, भोजपुरी, अवधी, टप्पा, ठुमरी। और यही कारण है कि वो इतना वैविध्य में मैंने सीखा। लेकिन जो लोकगीत की ओर मैं कैसे प्रवृत्ति हुई, 40 साल का मूल मेरी शिक्षा दीक्षा क्लासिकल म्यूजिक की है, लेकिन लोकगीत इसे अपनी अभिव्यक्ति का आकार या स्वरूप देना, इसके पीछे मूल सोच मुझे लगता है यही शायद अपनी अपनी चिप होती है जिसको लेकर हम लोग पैदा होते हैं, सीखते हैं और फिर उस शिक्षा को ग्रहण करके अपने अनुसार बरतते हैं कि क्या करना है। मुझे लगता है गुरु रास्ता दिखलाते हैं आपको, सुर, लय, ताल, और वैसे ही माता पिता परिवार सब संस्कार देते हैं। लोकगीतों के बारे में मुझको अपने आसपास के परिवेश को देखकर, मैंने जिस भारत में जन्म लिया, जिस दशक में पढ़ाई लिखाई और परिपक्व हो रही थी, 80 के दशक के आसपास, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जड़ों से लोग दूर हो रहे हैं और जड़ों से दूर जाने में शेख ही समझ रहे हैं। ये स्वाभिमान या कह लीजिए कि अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी संस्कृति से दुराव, ये मुझे मेरी आत्मा को बहुत कचोटता था। और मैं लगभग, मुझे लगता है 1 दशक यही सोचते बीत गया कि कोई इस काम को आगे करे, कोई करे। और पता नहीं कैसे एक दिन मैंने अपने आप को उसी भूमिका में खुद ही करते पाया कि मैं ही करूं। और शायद उसका कारण ये भी है कि शिक्षा का असली अर्थ, अभिप्राय यही गुरुओं का होता भी है कि आप अपने विचार को अभिव्यक्त कर सके, और उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेखनी, कला, गायकी, कुछ भी। तो मुझे लगता है कि मेरा जो विचार था कि स्वाभिमान हो भारतीय होने पे, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान पान, अपने रीति रिवाज, मैं बहुत कुछ ऐसी थी, हूँ। और जब संगीत में ये ढल गया तो आपके सामने वो स्वरूप है जो आपको दिखता है। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि अवध और काशी, बनारस, दोनों की गायकी को मैं मानती हूँ कि मैंने आत्मसात करने का प्रयास किया है। और उन दोनों गायकियों का एक्सट्रीम है। जैसे कि बनारस की गायकी में यदि धमार, ध्रुपद, छंद, प्रबंध, ठुमरी, दादरा, टप्पा, तो पूर्वी भी है, कजरी है, चैती, होरी है, भाग है, बिरहा भी है। और इसी तरह से अवध में भी यदि कालिका बिंदादीन जी हैं तो ठुमरी है, दादरा है, तो होरी भी है, भाग है, गजलें हैं, नज्म है, हमद है, नात है, सेहरा है, मुबारकबादियां हैं। तो बड़ा डाइवर्स और रिच कॉन्ट्रास्ट है मुझे लगता है। और कुछ इनमें से गायकी ऐसी जिनको गाने के लिए क्लासिकल म्यूजिक का ज्ञान होना जरूरी है। तो मैंने कोशिश करी कि सारी चीजों को सामने लेकर के आ सकूं। और बहुत बहुत शुक्रिया उस सोच के लिए कि बिटिया ने आज सीता जी के जन्म पर एक नृत्य किया। मुझे सबसे अच्छा लगा कि आई कुड मेक आउट भरतनाट्यम की डांसर है, लेकिन मैं हमेशा ये करती हूँ तो उसमें उसको भी पूरा अभिव्यक्त करने की कोशिश की। मुझे बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारी जो तालीम आपकी थी और आज निष्ठा ने उसका एक छोटा सा, और 2 दिन में बेचारी बच्ची ने तैयार किया, तो बिल्कुल बहुत अच्छा किया। धन्यवाद, धन्यवाद।
मान लीजिए जैसा अभी आपने कहा कि बहुत सारे उससे आपकी तालीम रही है, और मैं खुद भी बनारस से हूँ, तो बनारस की हमारी जिनको हम आप अप्पा जी कहती हैं, हम सभी गुरु माँ कहते रहे हैं, गिरजा देवी जी परम आदरणीय। तो कभी उनसे कोई वाकया रहा हो जो आपको बहुत स्मरणीय रहा, या कभी कोई ऐसी बात उनकी जो आज आप हम सबसे साझा करना चाहें? उसके पहले एक गीत भी अगर आप हमें वही सोहर या कुछ, क्योंकि अभी आपके घर भी विवाह हुआ है, तो आगे जरूर खुशियां और बढ़ेंगी, तो अगर कुछ सुनाकर और फिर उस दिशा में ले चले। देखिए, अप्पा जी के साथ तो 20 वर्षों का सानिध्य रहा है, और काशी का कोई व्यक्तित्व हो, और वो भी गुरु जिनको कि आप क्षण क्षण उनसे सीखते रहे हो, गायकी के अलावा भी, तो इतना कुछ सीखने को, इतना कुछ साझा करने को है, इतने अनुभव है, एक नहीं अनेक अनुभव हैं। तो वो आपने कई बातें एक साथ कर दी कि मैं कुछ गाऊं भी और गाऊं सोहर। तो अभी तो वैसे बन्ना बन्नी का समय हमारे हिसाब से चल रहा है, लेकिन तो देखती हूँ बन्ना बन्नी ही उसी से शुरुआत कीजिए। हमें से कई लोग सास बनने वाले भी हैं, हमारी सखी हैं संगीता बस बनने वाली हैं, रोज आपको देख के सीखती रहती हैं कि क्या क्या करना है। हाँ जी, हाँ सही है। और अपर्णा जी भी अभी तुरंत तुरंत ही सास बनी है। देखिए, गले का ये हाल है कि मैं कल पूरा कार्यक्रम 3-4 घंटे करने के बाद भोर 4 बजे नहा करके चली आ रही हूँ, तो आज गले का लिटरली वो आवाज लग गई है। तो इसको आप बिल्कुल एक वही माने कि मैं कोशिश कर रही हूँ गाने की। जो भी गाएंगी बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। निकला गए सिया के बलमवा आंगनवा बीच, निकला गए सिया के बलमवा आंगनवा बीच, आहो रे आंगनवा बीच, आहो राम आंगनवा बीच, आहो रे आंगनवा बीच, आहो रे आंगनवा बीच, निकला गए सिया के बलमवा आंगनवा बीच, निकला गए सिया के सजनवा आंगनवा बीच। एही पार दशरथ जी सोहे, ओही पार जनक जी सोहे, बिचवा सोहे, बिचवा कौशल्या जी के ललना आंगनवा बीच, निकला गए सिया के बलमवा आंगनवा बीच, निकला गए सिया के सजनवा आंगनवा बीच। बहुत सारे गाने शादियों के समय है। आज कोशिश करूंगी बात ज्यादा करूंगी, गाऊंगी कम, क्योंकि दिक्कत हो रही है आज गाने में, बहुत स्ट्रेन वॉइस है। आपने मुझसे कहा है कि मैं गुरु के कुछ साझा करूं। सबसे पहले तो मैं संगीत से ही साझा करती हूँ कि गुरु की शिक्षा कैसी होती है, वो कैसी थी, दुनिया तो उन्हें जानती ही है, लेकिन जिस समय मैं सीख रही थी उनसे 2000, तो बहुत सारी शिष्याएं जो और थी, उनके ब्याह नहीं हुआ था, मेरी शादी हुई थी, बच्चे भी थे, तो वो दादरा सिखा रही थी। सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया, सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया, सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया। अब वो कहती, फिर हम लोग उसको कहती, हम लोग भी बोले। अब वो बीच में खटका, छोटी छोटी मुर्कियां, छोटी छोटी ताने भी लेती थी। सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया, हाँ सावरिया
प्यारा रे मोरी गुइया। तो हम उनको देखकर वैसे गाने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने बीच में कहा ऊपर ले जाओ, सावरिया प्यारा रे मोरी गुइया। तो मैंने गाने की कोशिश की। अब ये तो नहीं याद है उस समय कैसा गाया। अप्पा जी ने कहा तुरंत बंद बंद बंद, बिल्कुल बंद इस समय। और अप्पा जी ने कहा ए तरह गई बू तो सैया नियरे आई है या भाग चल के चल जाइए, बुलाना है तो रस से भिगो करके प्यार से गाना है, और यदि हड़काओगी और जोर से बोलोगी तो आते होंगे भी तो भी भाग जाएंगे। तो ये शिक्षा का एक उदाहरण दे रही हूँ आपको कि जीवन के अनुभवों के साथ। और फिर वो बाकी शिष्याओं से कहें देखो मालिनी के ब्याह हो गए लो, अब कबहू इनके पति के नाम ना लेने, कबहू उनके सुन ली हो। यानी वो पूछती थी कभी सुना है कैसे बात करती हैं अपने पति से, जैसे बात करती हैं वही गाने में भी आना चाहिए। सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया। आज भी जब जब गाती हूँ तो साक्षात जैसे वो सामने उतर आती है। हर बंदिश में इसी तरह से उनकी सीख और शिक्षाएं रची बसी हैं। बिल्कुल। गुरु गुरु माँ गिरजा देवी का तो मतलब बनारस में, चूंकि मैं खुद भी वहाँ की हूँ, तो किस तरह से पूरे शहर में उनकी जो खुशबू है और एक बात है वो मतलब उसको बयान करना ही मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक यहाँ पर उदाहरण बताऊंगी जिससे कि जो आपने चूंकि शहर की खुशबू का कि वो कितनी बनारस की पूरक थी और उनके भीतर बनारस किस तरह था। बनारस में उनका नाम ही था शिव की मतलब गिरजा थी वे, तो काशी पूरा उनके भीतर से धड़कता था। आपको मैं बताऊं एक बार का किस्सा कि वो हमारे पास आई और नोएडा में हम उस समय रह रहे थे। तो वो उस समय काशी में नोएडा आई और होली में हमारे पास रुकी। तो अवनीश हमारे पति देव उस समय लखनऊ पोस्टेड थे, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम थे, इसलिए मैं दिल्ली में नोएडा में रह रही थी। तो ये तय हुआ कि जिस दिन होली जलेगी उस दिन ये आखिरी फ्लाइट से लखनऊ से दिल्ली पहुंचेंगे। तो हम लोग की आदत थी कि जैसे घर के आसपास आने लगे फोन कर देते थे कि हम आने वाले हैं। तो उस दिन शाम से अप्पा जी ने कहा, सारी शिष्याएं घर पे थी, सोचिए वो अपनी शिष्या के घर रह रही मतलब मेरे घर पे, और हम सब उनके आओ भगत सत्कार में लगे हैं। होली की फागुन की फागुनाहट मौसम में है, शरारत संगीत अबीर गुलाल, पूरा एक माहौल वैसा वैसा गुलाबी गुलाबी सा। अप्पा जी ने हमसे कहा शाम को, ए मालिनी झट से 3 ठो बनारसी साड़ी निकालो तो अपनी जो तुम पहनती हो तुम्हें पसंद है। तो मैंने कहा कि अच्छा अब क्यों, तो पूछ नहीं सकते हो गुरु से। मैंने कहा अच्छा। मैं झटझट अंदर को पूरी और चटक रंग नारंगी लाल और गुलाबी यही 3 रंग मैंने निकाले। बोली वो साड़ी निकाली ना जो तुम ज्यादा पहनती हो। हमने कहा जी अप्पा जी। और मेरी दोनों गुरु बहनों सुनंदा शर्मा और रूपान सरकार, जिनकी हाइट फिजिक बिल्कुल मेरी जैसी रही होगी, और उनका तीनों पहनो। और देखो सीधा पल्ला पहनना, मालिनी सीधा पल्ला पहनती साड़ी। गुरु का आदेश। हम लोग हंस रहे थे कि अप्पा क्या करना चाह रही है, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या सोच रही है। तीनों ने बहरहाल साड़ी पहन ली। अब साड़ी पहनने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि बिल्कुल खबरदार जो अवनीश को बताया कि यहाँ कुछ चल रहा है, और बस आने दो, पता कर लो कि कब वो डीएनडी क्रॉस कर गए, एंटर करने वाले घर के। तो मोबाइल के थ्रू भाई हम लोगों ने टाइम अप कर लिया कि वो जैसे ही दाखिल होने वाले थे उसके जस्ट पहले सोचिए हमारी गुरु पद्म विभूषण गिरजा देवी जी, अप्पा जी ने हम तीनों को कहा ये एकदम अपना सर ढक करके ऐसे ऐसे करके तीनों लाइन से डायगोनल बैठा दिया उन्होंने, ऐसे सर ढका ऐसे पूरी पूरी इतना सर, और हम लोग तीनों सर ढके हुए तीनों गुरु बहने ऐसे बैठ गए। और जैसे ही अवनीश एंटर किए तो ये वो शॉक, क्योंकि अप्पा जी बैठी हुई है और कुछ शिष्य बैठे हैं और 3 ठो मूर्तियां नारियां बैठी हैं।
घूंघट काढ़े गुरु का आदेश। अप्पा जी ने कहा, अवस्थी दामाद जी, पहचानो कौन सी तुम्हारी वाली है, मालिनी कौन सी इन तीनों में। ये जैसे कि इनको बिल्कुल काठ बिल्कुल जैसे वो हो गया हो, ये तो एकदम शॉक, ही कुडंट बिलीव इट कि अप्पा जी का सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा होगा। अप्पा और ये मतलब घबरा गए, क्योंकि दोनों जो हमारी गुरु बहनें थी, वो दोनों की शादियां भी नहीं हुई थी। इन्होंने कहा कि अरे अप्पा जी, बोले नहीं नहीं नहीं, तुम पहचान जाओगे, देखो। और तीनों बनारसी पहने हुए, तीनों सीधे पल्ले से पहने, और पतली दुबली, तीनों सर ढके हुए, जैसा कि होना था। इन्होंने गलत घूंघट उठा दिया और जब गलत घूंघट उठ गया हमारी गुरु बहन का, शतरूपान का, तो अप्पा जी बोली, बुरा ना मानो, होली है, अब बस शर्त यह है कि जिसका घूंघट उठाया है तब आज उसी के संग जाना पड़ेगा। तो हम लोग सब ठहाका मार करके हंसे। तो ऐसी ऐसी हमारी गुरु थी। तो आप जब कहते हैं कि क्या सीखा, तो हमने उनसे कि निर्दोष जीवन को, हर क्षण को उत्सव मान करके उल्लास के संग जीना सीखा। और किस तरह से रिश्तों में उष्मा लाई जा सकती है, वो तो गुरु थी, ठीक है, संगीत सिखाती थी, लेकिन बाकी इतना कुछ मैंने उनसे सीखा। आपको मैंने यही उदाहरण एक बता दिया कि इसमें शरारत भी है, और एक उत्सव धर्मिता का भी एक वो है, और साथ ही साथ कितना आत्मीय, जैसे अपने मन घर में कोई बुआ दादी इस तरह की अटखेलियां करे। तो अप्पा की तो हम लोग स्मृतियों से, उनकी शिक्षाओं से कभी उबर ही नहीं पाएंगे। होली आ रही है तो मुझे ये घटना याद आई कि आपसे साझा करूं। जी, बहुत बहुत ही सुंदर। जो मतलब एक मजाक, और उस मजाक में एक अलग बात, यही तो थी अप्पा जी की। एक जब भी सुना है, जिसके भी मुंह से सुना है, मिलने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, लेकिन जब भी सुना, जब भी उनके बारे में दूर से, मंच से जरूर देखा है। और यही चीजें हैं जो हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। जैसे मान लीजिए एक लोक संस्कृति की बात आती है, जिसकी आप बहुत आज की पीढ़ी को तो उसकी संवाहिका आप हैं हैं, और हमें पूरा वो लगता है कि भविष्य में भी लोग आपकी इस धरोहर को जो आप एक आगे बढ़ा रही हैं, हमारे आगे आने वाले बच्चे भी, युवा भी इस पर गर्व महसूस करते हुए इसे आगे बढ़ाएंगे। कहीं कहीं बीच में कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग संस्कृति को एक पिछड़ेपन का भी हिस्सा मानने लगे थे, या लगे हैं, ऐसी ऐसी बातें भी कई बार आ जाती हैं। तो आप ऐसे भटके हुए युवाओं के लिए क्या कहेंगे कि किस तरह से लोक संस्कृति हमें आगे ले जाती है? मुझे लगता है कि वो समय अब निकल गया। उस समय था, मैंने देखा है, मैं खुद उसकी शिकार भी हुई हूँ, और उस प्रकार के जो पूर्वाग्रह है उनका मैंने सामना भी किया है, और निराशा तब भी नहीं होती थी। अब तो मुझे लगता है कि बहुत इस समय तो बहुत सुंदर समय है, क्योंकि पूरे वैश्विक जो एक ये चर्चा चल रही है कि सभी देशों में, सभी में एक इंसान, मानव मात्र अपने अपने को जितना जानना चाहता है, जुड़ना चाहता है, क्योंकि अब जो हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, ये इंटरनेट की वजह से अब तो इतना देख लिया, कुछ छूटा तो है नहीं देखने को, सब कुछ जान लिया, अपने को ही जानना रह गया है। तो अपने को जानोगे तब तक नहीं जब तक कि भीतर नहीं देखोगे, पुरखों से नहीं सीखोगे, और वहां झांकने पर आपको ये पता चलता है कि एज अ सोसाइटी दे वर मोर इवॉल्व देन यू। हमको ये भ्रम होता है आज की पीढ़ी को कि वो ज्यादा इवॉल्व है, लेकिन उनसे अभी भी आप सीख सकते हैं कि कितने इवॉल्व थे। तो मुझे लगता है वो मेरे लिए व्यक्तिगत तो वो समय बीत चुका है, और अभी मैं एक संकेत पाती हूँ नई पीढ़ी में, कम से कम जानने की कोशिश है, और भले वो कर ना पाए, लेकिन अब वो खारिज नहीं करते कि उनकी दादी कैसी थी, या वो हमारी ताई जी, जैसे हमारी माँ को हमेशा कहती थी कि वो कि दुल्हन तुम तो हमेशा पढ़ी हो, तो हमसे ज्यादा पढ़ी हो। तो हमारी माँ हमेशा ताई जी से कहे कि भौजाई हम पढ़े लेकिन तुम कढ़ी हो, कढ़े नहीं है। तो ये जो एक फर्क है पढ़ाई और कढ़ाई का, ये मुझे लगता है कि बिना रहे जाने समझ में आता भी नहीं है, क्योंकि ये संस्कार इतना भारी शब्द है, इतना बहुतायत उसका प्रचलन होता है
लेकिन इट इज नथिंग बट योर अपब्रिंगिंग, इट इज नथिंग बट योर वैल्यू सिस्टम, कैसे आप इन चीजों को ग्रहण करते हैं, आपके आसपास जो कुछ घट रहा है और उसको सहेजते हुए कैसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो नई पीढ़ी को यही कहना चाहूंगी कि जीवन की आपाधापी में संस्कृति से जुड़े रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप विदेश में बसे हैं तो आप घर लौट आइए। उसका ये भी मतलब नहीं है कि आप गांव में रह करके ही संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं। इसका व्यापक अर्थ है, और वो व्यापकता ये है कि हम बिना कारणों को जाने हुए खारिज ना करें। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है। नई पीढ़ी बहुत तर्कशील है, हर चीज को समझ करके ही ग्रहण करना चाहती है, तो उसके लिए समय दें, समझें, और फिर उसके बाद आपको नहीं ठीक लगता तो आप खारिज करें। लेकिन बिना समझे जो एक मखौल उड़ाना या खारिज करने का जो प्रवृत्ति है वो बहुत घातक है। अभी कोविड ने देखिए बहुत कुछ पूरे विश्व को दिखाया सिखाया, लोग हिंदुस्तान का मैनेजमेंट, एंड लेट मी से वर्ड अबाउट सिंगापुर। सिंगापुर तो इज अ लीडर कि किस तरह से मैनेज किया सिंगापुर ने पूरे कोविड को। लेकिन आपको पता है कि भारत की तो चैलेंजेस ही अलग हैं, आबादी के, और एक बहुत व्यापकता, बहुत सूक्ष्मता के संग हम पसरे हुए हैं। 24 करोड़ का खाली मेरा उत्तर प्रदेश है। ऐसी जगह पर कोविड की जो पूरी प्रबंधन था या उसको जैसे संभले रहे हम लोग, उसके पीछे कितना बड़ा कारण हमारे पूर्वजों की ज्ञान परंपरा रही। अब मैं आज आपसे बताऊं एक छोटी सी चीज कि हिंदुस्तानी खाना चाहे दक्षिण में चाहे उत्तर में बिना हल्दी के नहीं बनता। अलग से हल्दी का कोई स्वाद नहीं, लेकिन हल्दी के बिना कोई आहार आप कल्पना नहीं कर सकते, चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे तहरी हो, चाहे सांभर हो, कुछ भी, चाहे वो छोला हो, किसी भी आप क्षेत्रीय व्यंजन को ले लेना तो भी। तो ये हल्दी का औषधीय गुण, मुझे लगता है कभी कभी कि जिस तरह का ये अब की बार एक महामारी आई, इस तरह के अटैक्स तो बहुत हमारे पूर्वजों पे होते रहे होंगे सदियों से, और इतनी पुरानी संस्कृति होने के कारण शायद इस प्रकार के उनका उन्होंने अपने आहार में ही शामिल कर लिया हो, चाहे दालचीनी हो, तेजपत्र हो या तुलसी हो। जल में तुलसी दल डाल दिया, प्रसाद के रूप में उसको देने लगे, उसे कह दिया प्रसाद है। अब ये जो हमारे यहाँ फियर फैक्टर के रूप में कहते हैं कि भाई पूजा में डराया जाता है, डराने से कोई मतलब नहीं है। जब पूजा में ही आप देखिए स्त्रियों को गुड़ चना देने की परंपरा रही थी, सत्यनारायण की कथा हुई गुड़ चना। अब आज आप देखिए जितना भी न्यूट्रिशन जो ग्लोबल इंडेक्स है न्यूट्रिशन का, उसमें यूएन और WHO कह रहा है कि गुड़ खिलाइए औरतों को, चना खिलाइए, दे आर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। और ये हमारे पुरखियों को पता था। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समझें और तब इनके अर्थों को ग्रहण करें, क्योंकि ये इतनी लंबी ऐतिहासिक जो हमारी संस्कृति विरासत इतने अवरोधों के बावजूद आज टिकी है, तो वो इसीलिए कि हमारे पूर्वजों को इनसे निपटना, इन चुनौतियों का सामना करने का पूरा तरीका वो खोज चुके थे और उस पर कायम रहे, और हमें पता भी नहीं चला कि उन्होंने घुट्टी में मिलाकर कैसे हमको भी वैसा बना दिया। तो देखिए सब बच्चे काढ़ा पीने से डरते थे, हल्दी दूध पीने से डरते थे, कोविड में सबने पिया। So this is just one of the examples. जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही आपने कहा कि मतलब भारत की जो जनसंख्या है और जो उसका भौगोलिक एक परिदृश्य है, उसकी तुलना हम सिंगापुर या किसी और देश से नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बावजूद जिस तरह से कोविड महामारी के समय हमारे देश ने एक मिसाल कायम की है, और परिवार ने, मतलब मैंने खुद भी देखा कि हर घर में लोग काढ़ा अप्रैल से ही पीना शुरू हो गया था और अभी भी कायम है। नीम कौड़ी लोग खा रहे थे, नीम की जो कलियां होती हैं, नीम कौड़ी जिसको बोलते हैं, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो दादी के नुस्खे और माँ के हाथ का खाना उसके वक्त सबको समझ में आई। कोविड कई मामलों में अच्छा भी रहा, फिर से जोड़ गया।
सबको, घर से, जड़ों से, परिवार से। जी बिल्कुल। परिवार की बात जैसे अभी आपने की, तो आप आपके माता पिता का तो बहुत अधिक हाथ रहा है आपको, जो आपकी इच्छा थी या जो आपने एक लक्ष्य चुना उसको आगे बढ़ाने में। साथ ही जब ससुराल आई तो पति का भी जो सहयोग और जो साथ मिला इस चीज के लिए, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने पारिवारिक जीवन में किस तरह से आप आगे बढ़ी, क्योंकि महिला दिवस की जब बात आती है तो मैं खुद भी इसी की समर्थक हूँ कि परिवार को लेते हुए हमें आगे चलना है। और कई बार इसलिए हम आपकी तरफ देखते हैं कि किस तरह से आपने दोनों का संतुलन किया है। देखिए, मैं कुछ भी कहने से पहले ये एक बात कह देना चाहती हूँ कि जीवन में आसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी पाना आसान नहीं है। तो ये तो मान करके पहले चलिए कि अच्छे नंबर पाना, अच्छी नौकरी पाना, अच्छा जीवन जीना, रिश्तों को बनाना, रिश्तों को निभाना, परिवार को जोड़ के रखना आसान कुछ नहीं। ये तो हम लोग एक करियर की बात कर रहे हैं, प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप छोटी छोटी चीजें देखिए, घर चलाना आसान नहीं है, खाना बनाना आसान नहीं है, रिश्तों को हैंडल करना आसान नहीं है। तो इस बात को मानते स्वीकारते कि आसान कुछ भी नहीं है। मैं अब जब पीछे पलट के देखती हूँ तो मुझको डेफिनेटली अपने माता पिता के लिए लगता है कि वो बहुत समय से आगे की सोच, उनकी बहुत रिवोल्यूशनरी सोच के थे, क्योंकि उस जमाने में हम एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार से थे जहाँ पिता डॉक्टर थे, बहुत खुले जहन के थे। तो बच्चों को गाना आना चाहिए, इसलिए मुझको, मेरी बड़ी बहन को, दोनों को संगीत सिखाया गया। और सिखाने के लिए मेरी माँ खुद बैठती थी मेरे साथ, गुरु के घर जाना हो तो साथ बैठती थी, प्रोग्राम्स में, कॉन्सर्ट्स में। जिसको संगीत मालूम हो, सीखा हो, वो तो फिर भी रुचि हो तो बैठ सकता है। मेरी माँ को संगीत से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, लेकिन मेरे गुरुओं तक हाथ पकड़ के ले गए मेरे माता पिता। सबसे बड़ा तो उनका कंट्रीब्यूशन यही होता है। और मुझे लगता है माता पिता की सबसे बड़ी भूमिका भी यही होती है कि बच्चे की रुचि यदि है या प्रतिभा है, ऊर्जा है, तो उसको सही जगह पे चैनलाइज करना, सही गुरु तक ले जाना। फिर उसके बाद गुरु और शिष्य के बीच में फिर वो आपकी प्रतिभा है, वो आपकी मेहनत है, वो आपकी इंसाइट है, आप कितना सीखते हैं, कितना आप आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं, देन वो फिर आपका अपना एक निजी हासिल है जिसको कहना चाहिए। और हमारे यहाँ परिवार में हम जिस पीढ़ी के हैं, मेरी शादी हुई है तय 87 में, 88 में शादी हुई है। तो उस दौर में धीरे धीरे महिलाओं ने करियर लेना प्रारंभ किया था, और उस समय भी जैसे एजुकेशन फील्ड वगैरह अच्छी समझी जाती थी कि भाई फैमिली लाइफ अच्छी चल जाती है, लेकिन मंचीय कलाकार मंच का प्रस्तुति करेगा, ये फुल टाइम करियर अकल्पनीय था। इस कारण से भी कि मेरे पति प्रशासनिक सेवा में तो यूपी काडर था, और उस जमाने में ना ये सैटेलाइट चैनल्स थे, ना कुछ था। तो ये एक हम लोग भी समझते थे कि रेडियो दूरदर्शन के अलावा कोई जरिया नहीं है कि अपनी कला को पहुंचाना हो, तो बंबई जाके रुकना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। उसके लिए मैं राजी नहीं थी कि मैं कभी वो पहले भी कभी नहीं था। जब मैं सीख रही थी, गा रही थी, उस समय भी मैं लखनऊ में थी जब 85-86 में, तब भी लोग बॉम्बे बुलाते थे। कंपटीशन में मैं गई जिसमें मैं ऑल इंडिया सेकेंड आई, और खयाम साहब उसमें जज थे, और उन्होंने भी तब बोला, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि मुंबई जाके रहने लग जाऊं सिर्फ इस वजह से। तो वही संस्कार कह लीजिए जो हम लोग जिस ढंग से पले थे, जिस ढंग से आगे बढ़े। ब्याह हुआ तो बिल्कुल एक ऐसे परिवार में ब्याह कराई जहां पर मैं सबसे बड़ी बहू थी, और मेरी कोई नंद नहीं थी। संगीत से दूर 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 तक कोई लेना देना रिश्ता नहीं था। और हम हमारे पति और दोनों हमारे देवर सब IIT के पास आउट, तो हमारे ससुर जी भी IIT के। तो पढ़ने लिखने का माहौल था, और अकल्पनीय था कि न कोई गाता होगा। उन्हें मालूम था मैं गाती हूँ, लेकिन उस जमाने में सबको लगता था कि भाई गाना है तो ठीक है, रेडियो तक चल जाएगा। और मैं उस समय MU कर चुकी थी यूनिवर्सिटी से, म्यूजिक में भातखंडे से, एंड आई वाज ऑलरेडी परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। शादी से पहले गंगा महोत्सव, लखनऊ महोत्सव और बद्री केदार उत्सव, नेशनल फेस्टिवल्स में मतलब मैं परफॉर्म कर रही थी एट द एज ऑफ 21, मेरी शादी से पहले। ये बताना इसलिए जरूरी कि मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल उस तरह का था। जब ब्याह हुआ तो समझ में आ गया था कि छोटी छोटी जगह पोस्टिंग्स होंगी, और
मुश्किल है, क्योंकि इनकी जॉब खुद इतनी डिमांडिंग है कि 2 में से 1 को तो घर का एंकर बन के रहना होगा। बहुत जल्दी जल्दी बच्चे हो गए, और फिर जो एक दायित्व आता है माँ बनने का, बहू होने का, और नई नवेली पत्नी होने का, और एक अधिकारी की पत्नी होने के नाते भी जो सोशल आपके सामाजिक दायित्व होते हैं गंभीरता के, उसको भी समझना और बड़े ही प्रेम से निभाना। तो मैंने बड़ा छक करके उस जीवन को निभाया, आनंद लिया, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद वापस स्टेज रिज्यूम करूंगी। लेकिन मैंने चूंकि उत्तर प्रदेशी काडर था, मैं भी यूपी में बचपन से ही रही पड़ी, गोरखपुर, मिर्जापुर, झांसी, और फिर इनकी पोस्टिंग, तो मैं आसपास जो घटित हो रहा था उसको मैं अपने दिमाग में बैठाने लगी। जैसे छोटा सा खेत है, खेत की बुआई है, बुआई के लिए स्त्रियां आई हैं, आलू बोना है तो उसके पहले घर में छोटी बिटिया को बुलाया, उसी से पहला हल चलवाया, उसको टीका करा, बताशा मंगवाया, पहले बेटी के पांव पूजे, फिर खेती शुरू करी। ये बहुत पुरानी बातें हैं, और इनको देखते सुनते हुए जो एक श्रद्धा भाव परंपराओं के लिए आता जा रहा था, मुझे लगा ये चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कहते हैं ना, अन्योन्यो आश्रित, संगीत, परंपरा, जीवन शैली, ये सब जुड़े हुए, और इनकी बात होनी चाहिए, इनको गाने के जरिए बाहर आना चाहिए। मेरी ननिया सास बहुत जल्दी विधवा हो गई थी, तो मेरे साथ रहती थी नानी, तो तीज त्योहार परंपरा उनके साथ, और माँ की सारी बातें उनके अक्षर गाढ़े होने लगे सीखों के। और मैं शुरू से ही, मुझे पसंद था कि भारतीयता में अभिमान था, मेरा विषय भी संस्कृत रहा, तो सब मिलाकर के मुझे लगा कि ये चीजें, उस समय वो समय आ गया था जो आपने पहले पूछा था। तीज त्योहार करने से लोग आपको लोग बिंदियां छोटी पहनने लगे थे, सिंदूर नहीं लगाने लगे थे, और कोई अच्छे से सजता था तो कहते थे कि वाह उन्होंने देखो लिपस्टिक लगाई है। तो वो टाइम शुरू हो गया था, सासों के साथ बहू का न रहना, न्यूक्लियर फैमिलीज एक अलग चीज है, लेकिन बहू गाँव करना, पसंद करना रहना, वो सब चीजें, या रिश्तों को बाहर समझना। और गीतों में मैं देखती थी कि ननद का जो नेग मांगने का जो हट है, मांगे ननद रानी कंगना, लालन की बधैया, मांगे ननद रानी कंगना, ये जो गाने थे, क्यों ननद मांग रही है, क्यों मांगना पड़ रहा है, भाभी खुद खुद क्यों नहीं दे रही है। और तब समझ में आते गए, रिश्ते समझ में आते गए कि माएं ये बात बेटों को खुद सिखाती थी, भाभीियों को, कि देखो बहन का ब्याह हो गया तो उसको कभी ना लगने पाए कि भाई अब दूर हो गया, तो यदि बच्चा हुआ है तो बहन को भी नेक दो, क्योंकि पहले जो था हम सबका बराबर था दोनों बच्चों में, तो अब तुम अपने पास से दो। तो भाई का देना तो भाभीियों को बुरा लगता था, गानों में कैसे आए, तो उसका यदि हमें खूबसूरत स्वरूप सामने लेकर आए, शरारत का, ऐसे गाने ढूंढने शुरू किए। क्यों खट्टे मीठे प्रसंग आते हैं ननद के, मैंने गाना एक कजरी ढूंढा, चाहे भैया रूठे चाहे जाए, चाहे भैया रूठे चाहे जाए, सावनवा में नाही जइबे ननदी, चाहे भैया रूठे चाहे जाए, सावनवा में नाही जइबे ननदी। यानी कि भाभी की ननद इतनी प्यारी सहेली है कि भाई लिवाने आया सावन में कि चलो मायके, राखी होती ना सावन में, और वो अपनी ननद को पकड़ करके बैठी है कि चाहे भैया रूठे या बुरा माने, मैं सावन में मायके नहीं जाऊंगी, अपनी ननद से कह रही है। ये आदर्श स्थिति है कि भाभी और ननद का ऐसा संबंध हो। ये मैं एक उदाहरण देना चाह रही हूँ कि ये चीजें मुझे अपने रिश्तों को जीते हुए समझ में आने लगी, क्योंकि रिश्ता कोई आसान नहीं होता। मेरे पति को उन्होंने नहीं, शायद आज मैं जहां पे हूँ शायद उसकी कल्पना नहीं की थी उस समय, मैंने भी नहीं की थी, मेरी सास ने तो बिल्कुल ही नहीं की थी। लेकिन स्त्री वही है, और स्त्री ही ये कर सकती है कि सभी रिश्तों की मर्यादा का, अपनी भी मर्यादा का निर्वहन करते हुए गुरु से सीखी हुई शिक्षा का भी मर्यादा पूर्वक निर्वहन करे। और ये करने में मुझे कई लोग कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा इसमें आपका, इट मस्ट हैव बीन वेरी टैक्सिंग, इट मस्ट हैव बीन वेरी स्ट्रेसफुल। तो मुझे लगता है क्या होता है स्ट्रेस,
मैं तो रात भर चल के आज सुबह आई हूँ, आपके सामने गा रही हूँ, बात कर रही हूँ। तो स्ट्रेस जैसी चीज पहले तो पुरखिनों में थी ही नहीं। जब हुआ 4 लोग ढोलक लेके बैठ गई, 5 गाने देविन के गाए, फिर एक दूसरे को गरियाने के गाए, उनके ससुर, उनके फलाने, उनकी दादी। ये आज इन चीजों को करने के लिए आपको श्रिंक के पास जाना पड़ता है। तो ये जो अभिव्यक्ति थी, उसका अधिकार तो हमारे पूर्वजों ने दिया था, गौनई, बुलौआ। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं ऑब्सलीट या अप्रासंगिक मान करके, या थकी हुई, खत्म, इन चुकी हुई चीजें मान करके दादियों ने पोतियों को नहीं सौंपी, और सबसे पहले माओं ने बेटियों को नहीं सौंपी, और सासें तो वैसे ही। देखिए सास, मैं हमेशा कहती हूँ, सास का जो शब्द बना है, ये शस धातु से बना है, शासन करना, शासत शासत शासन, जो शासन करे। और शासन बहुओं का जब से छोड़ा सासों ने, तो वो खुद भी उन्होंने कहना छोड़ दिया। पहले अधिकार समझ करके एक सूत्र से सबको बांधे रहती थी, तो उससे परिवार भी जुड़ा रहता था, और रीति रिवाज सब हम सीखते जाते थे। और ये और कुछ नहीं, मैंने आपको शुरुआत में कहा, ये संबंधों को उष्मा देने की तरीके थे, जिसको जीवन जीने का, उल्लास पूर्वक जीने का हमारे पुरखों को पता था। अब आप देखिए कितना, होली आने वाली है हमारे यहाँ, कितना, मैं कल कार्यक्रम में कह रही थी कि पुलिस के लिए एक चैलेंज हो जाता है कि भाई क्राइम अगेंस्ट वेमेन, होली में छेड़खानी ना हो। हमारे यहाँ गाने बने हुए कि कैसे एक स्त्रियों की टोली, एक पुरुष की टोली, इधर से सरारा, उधर से सरारा। तो एक बहुत उन्मुक्त स्वस्थ समाज की परिकल्पना थी, और उनको रंगे हुए पर्व और त्योहार थे। इनको बिना जाने समझे हम एक आदर्श समाज बना भी कैसे सकते हैं। तो बस जो आपने बात कही कि परिवार के संग कैसे चले, कैसे चलते गए, मैं वही हो गई जो लोगों को नहीं बनना पड़ता, मैं तो वो थी। मुझे याद है जुनून के शो में मैं गई, तो मैंने जब वहां पे बताया मेरी सास आ गई है, तो मुझे हिलारुन जी ने कहा कि मालिनी, यू नो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुंबई में लोग अपनी उम्र छिपाते हैं, आप तो बहुत गर्व से बताती हैं, आप तो अपने सास से भी इंट्रोड्यूस करा रही है। हमने कहा यस, दैट इज मी, एंड आई वांट, मैं चाहती हूँ कि दुनिया ये देखे कि हिंदुस्तानी स्त्री वो बहुत सहज है इस पहचान में। मेरी बेटी और मेरी सास यदि एक एपिसोड में आती है, तो उनकी बीच की कड़ी में मुझे गर्व है कि मैं 3 पीढ़ियों को लेके चल रही हूँ। हमारी बुजुर्ग महिलाएं भी करती रही है, बिना चेहरे पे शिकन लाए। तो संगीत के जरिए मैंने आदर्श भारतीय जीवन शैली का एक रास्ता बना दिया, जो परिवार को जोड़े, ना वो पति को बुरा लगना था, ना सास को। तो मुझे लगता है कि जो संगीत की रुचि या संगीत की बुनियादी जानकारी न होते हुए भी सबने इसको बहुत सहजता से लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आई वाज टॉकिंग अबाउट कोर वैल्यूज ऑफ फैमिली सिस्टम। बिल्कुल, कितनी सुंदर बात आपने कही कि जब परिवार को साथ लेकर एक उष्मा जो उससे मिलती है, और सास बिल्कुल एक शासन था, तब तक हम सब सुधरे हुए भी थे, और जब वो शासन हटा है तो कहीं ना कहीं वो एक कमी महसूस होती है। मुझे खुद, मेरी सास 4 साल हो गए, उनको 5 साल गए थी, तो एक अलग बात थी, एक माँ थी, बिल्कुल एक बंधन था, वो बंधन अच्छा लगता था। जी हर बिल्कुल, त्योहार पे आशीर्वाद लेना है, उनसे पूछ के करना है, चाहे आपको पता हो, लेकिन उनसे पूछ के करना है। अब तो बड़ा कोई होता है तब तक अच्छा लगता है। बिल्कुल। और वो एक बात होती है कि उनकी वजह से भी बहुत चीजें करनी है, तो वो एक हाँ, ऊर्जा आ जाती थी कि अम्मा को अच्छा लगेगा और ये होना चाहिए। एकदम सही कह रही है। तो बिल्कुल, ये बहुत एक, जैसे मान लीजिए एक बात आती है कि कई बार हमारे पहले, अभी तो नहीं, लेकिन पहले ऐसा देखा जाता था कि गायकी को या उसको, आप जैसे इतने बड़े अवस्थी जी इतने बड़े पद पर रहे हैं, कभी क्या आपको कोई हिचक ऐसी आई, या कोई ऐसा वाकया हुआ कि कभी लगा आपको कि किसी ने इस चीज को अलग तरीके से लिया हो? देखिए ऐसा है कि यदि मैं आज आपके सामने बैठकर कोई एक वाकया बता रही होती, तो मैं तो आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि एक नहीं, वाकये तो कई होते हैं। और ये सबसे अच्छा है कि आप उनको उतनी तरजीह न दें। आपके भीतर आपका आत्मबल इतना सशक्त होना चाहिए कि जो आपके लिए महत्व रखते हैं, यदि वो साथ हैं, तो फिर आप सही रास्ते पर हैं।
देखिए संसार में ये बड़ा विचित्र मानसिकता है ये। देखिए वही अयोध्या वासियों के कारण राम को वनवास हुआ, सीता को वनवास हुआ। अयोध्या ने ही राम को निष्कासित किया, उनकी विमाता ने किया ना। वही रोते रोते उनको लेकर के आए, प्रतीक्षा में उनकी दिवाली, और फिर उसके बाद फिर अयोध्या वासियों की वजह से सीता का निष्कासन हुआ। और आज हम पूजते हैं राम को। कृष्ण को छलिया रणछोड़ क्या नहीं कहा गया, लेकिन ये एक विडंबना है हमारे यहाँ कि जब आप चढ़ रहे होते हैं, जब आप नया रास्ता ले रहे होते हैं, तो 100 में 80 आपको हतोत्साहित ही करने वाले होते हैं, जो आपसे कहते हैं कि इट्स अ लेस ट्रेवल रोड, नई रास्ता है, या ये कौन सा रास्ता है, ये तो घटिया रास्ता है, ये क्या है। जैसे मुझे कई लोगों ने ये कहा कि शास्त्रीय संगीत सीखा आपने, कोई क्या लोक संगीत बनना सोहर। और मैं जितना उनको सुनती थी उतना मुझे लगता था, दृढ़ हो जाती थी मैं कि लो ये बन्ना सोहर को जितनी हिकारत से उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या नए बच्चे का सम्मान करेंगे जो घर में दादी का नहीं कर सकते। तो मैं और अडिग होती गई इस रास्ते पर। और कई बार आज मुझे आश्चर्य होता है जब मुझे लोग कहते हैं कि आपकी तरह लोग पहनते हैं, उड़ते हैं, एंड आपको देख के लगता है कि नहीं इट्स कूल टू बी यू नो ड्रेस्ड अप, और इतना भारी लहंगा पहनकर आप कैसे गा लेती हैं, नृत्य कर लेती हैं ये। लेकिन एक समय था कि 90 के दशक में मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो हमारे कुलीग्स थे, कुछ ऑफिसर्स की वाइफ्स थे, तो वो एक ब्रांडिंग होती है ना, तो उसके हिसाब से उनको लगता था कि भाई यू नो शी इज फ्रॉम गोरखपुर, सो मुझे इतनी हंसी आती थी। तो आज तो आई थिंक आई एम हैविंग द लास्ट लाफ कि गोरखपुर के महंत इस समय देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से, उन्हीं के यहाँ के सिखाए हुए गुरुओं के आशीर्वाद से आज आप सिंगापुर से हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। आंचलिक या क्षेत्रीय संस्कृति पर अभिमान करना, चाहे वो देश के किसी भी कोने की हो। और आज देखिए वही समय आ गया है कि आज ढूंढ ढूंढ के लोग अपने गांव की बातें, अपने कस्बे की बातें, तीज त्योहारों की बातें, पर्वों की बातें ट्वीट करते हैं, उन पे ब्लॉग बना रहे हैं, उन पर लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कालचक्र है। इतना बाहर देख लिया कि अब तो मजबूरी में अंदर देखना पड़ रहा है। हम बहुत पहले से अंदर देख रहे हैं। बिल्कुल ये सही कहा आपने कि वो भीतर झांकने का समय आ गया है और लोगों को ये एहसास हो गया है, और आप तो पहले से ही वहां थी। एक आपने जैसे अभी बात की तीज त्योहारों की, तो छठ पे अभी हाल ही में आपने एक बहुत अच्छा वो गीत और वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इस बार कोरोना काल था, तो हम चाहेंगे कि एक तो उसे आप सुनाएं, और दूसरा मैं चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि एक बड़ी अच्छी मुहिम आपने लोक कलाकारों के लिए चलाई थी कोरोना काल में, और उसके बारे में अगर थोड़ा सा कुछ बताएं। पढ़ा हम सबने है, जानते हम सब हैं, आपने उसके बारे में बात करी, बहुत बहुत आभार। छठ का गीत मैं पहले सुना देती हूँ, या मैं कलाकारों की पहले बात करती हूँ फिर छठ का गीत? जी बिल्कुल, कलाकारों की पहले। जी देखिए पूरे दुनिया में ऐसा, तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स थे, किसी ने सोचा नहीं था, पूरी दुनिया कैद हो गई। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जब बात करते तो कलाकारों का बहुत बड़ा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और जो बेकार बैठा था, और होली से कार्यक्रम जो टले, तो होली, नवरात्र, फिर शादी की पूरी लगन, और इनमें से बहुत सारे कलाकारों की कोई नौकरी नहीं है, वो दैनिक अपनी मजदूरी समझ लीजिए, रोज प्रोग्राम करना, महीने में 6 प्रोग्राम भी हो गए तो भी घर चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की फीस जमा होती है। लेकिन पूरे 1 साल कलाकार घर बैठ गया, और मुझे भी लोग फोन करने लगे, लोग कहने लगे, मुझे समझ में आता क्या करूं, कैसे करूं, और सबसे बड़ी बात हाउ टू रीच आउट टू देम, क्योंकि अकाउंट में दें तो भी डेटा कहाँ से लें, सरकार ऑफिसेस बंद थे सब कुछ। बट
धीरे धीरे मैंने फिर पहले तो मैंने 1 लाख रुपए दे करके मैंने कहा कि सीड फंड हम लोग इकट्ठा करते हैं। मैंने कलाकारों से अपील की। मुझे अफसोस होता है कलाकार कोई ऐसे ऐसे आगे नहीं आए पैसा देने में। आई थिंक सभी एवरीबडी वाज गोइंग थ्रू अ रफ टाइम। और फिर उसके बाद हमने कीटो से रिक्वेस्ट करी और हमने उनके माध्यम से हम लोगों ने करीब 33 लाख रुपए इकट्ठा करे। और उस 33 लाख में बाद में हमने अपने फाउंडेशन में जब पैसा ट्रांसफर करा तो 5 लाख और आए। सो करीब 40 लाख रुपए हम इकट्ठा कर पाए। और विशेष रूप से जो हमारे लोक कलाकार थे और सबसे ज्यादा ऑर्केस्ट्रा के जो आर्टिस्ट, लोक कलाकार फिर भी खेती वाले थे तो उनके पास गेहूं चना खाने का था, लेकिन जो महानगरों में और जो शहरों में कीबोर्ड साउंड वाले अनाउंसर्स, इनकी बड़ी बुरी हालत थी और कहीं के नहीं थे। तो या म्यूजिशियंस हैं, तबला वादक हैं, सितार वादक हैं, उनकी हम लोगों ने मदद करी बिना किसी शोर शराबे के। और बहुत मुझे खुशी कि 1000 के ऊपर आर्टिस्टों को हम लोग हेल्प कर पाए। तो फिर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन जिन ने इसमें जनता से ही हमने सहयोग मांगा था, उन लोगों ने सहयोग दिए। और 120 रुपए से लेकर के 2-2 लाख तक लोगों ने दिए इंडिविजुअली। तो बिना जनता के होता भी नहीं है। और छठ के गाने के लिए आपने कहा है तो जरूर। काचही बांस के बहंगिया बहंगी लचकते जाए, बहंगी लचकते जाए। और जिस गाने का मैंने वीडियो बनाया था वो ये था, केरवाजी खरीला खबद पे, केरवाजी हरिला खबद पे, उह पे सोगा मड़राय, उह पे सोगा मड़राय। पूजे खाबरिए आदित्य से, सोगा दिहले जूठिया, सोगा दिहले जूठिया। मारी बोरे सुगना धनुख से, मारी बोरे सुगना धनुख से, सोगा गिरे मुरझाए, सोगा गिरे मुरझाए। सुगनी जे रोवेली वियोग में, सुगनी जे रोवेली वियोग में। आदित होत न सहाय, आदित होत न सहाय। नारियल जे फरीदा खबद पे, ओह पे सोगा मड़राय, ओह पे सोगा मड़राय। कितना सुंदर, बहुत सुंदर। और मैंने इसलिए खास कहा कि सिंगापुर में भी छठ का पर्व बड़े धूमधाम से, और यहाँ समुद्र है, नदी नहीं है, तो समुद्र के किनारे हमारी बिजहार सोसाइटी है, भोजपुरी सोसाइटी है, ऐसे 2-3 हमारी सोसाइटीज हैं जो पूरा बड़े रूप में उसका आयोजन करती है जी। पिछली बार जब आपने ये गाना आपका आया तो चूंकि घर में ही सबने किया था तो हर घर में ये गाना बजा। अरे वाह, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कई लोगों का था कि ये आपके मुंह से हम फिर से सुने। बातें बहुत सारी हैं, मैं एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगी, और क्योंकि हम चाहते हैं कि फिर जब आप अगली बार आए तो और ज्यादा हम पूछें और ज्यादा चीजें सुने। प्रश्न तो नहीं है, एक फिर से एक गाने का ही आग्रह है। अभी आप हाल ही में सास बहुरिया की सास बनी, पहले दामाद जी आए और आपने सास पर एक बड़ा ही सुंदर गीत गाया है।
तो हम चाहेंगे कि एक तो वो गीत आप हमें सुनाएं, और उसकी कौन भी सा गाना? लोगों की कौन बड़ी सा- वो है, मांग है कि उस गीत को हम सुनेंगे। कौन सा गाना? गयो गयो रे सास सास तेरो तेरे राज। क्योंकि मैं ये गाना अपनी सास के सामने गाती थी, उनको दिखा दिखा के गाती थी। और हमने सोचा, हमारी बहुरी आई तो मैंने सोचा कि वो गाए इसके पहले हम ही गा लेते हैं कि गया। नहीं, हम सब भी उसी तैयारी में हैं कि अब जा रहा है। अरे गयो गयो री, गयो गयो री सास तेरो राज, जमाना आया बहुवन का। गयो गयो री सास तेरो राज, जमाना आया बहुवन का। अरे सास बिचारी, ओ सास बिचारी, थरिया पर से बहुए जी मन जाए। अरे सास बिचारी, थरिया पर से बहुए जी मन जाए। परसों परसोरी सास मेरो थाल, जमाना आया बहुवन का। गयो गयो री सास तेरो राज, जमाना आया बहुवन का। अरे सास बिचारी, अरे सास बिचारी, पनिया खींचे बहुए नहावन जाए। मिंजो मिंजोरी, मिंजो मिंजोरी सास मोरी पीठ, जमाना आया बहुवन का। गयो गयो री सास तेरो राज, जमाना आया बहुवन का। अरे सास बिचारी, अरे सास बिचारी, सजिया बिछावे बहुए पौड़न जाए। अरे सास बिचारी, सजिया लगावे बहुए सोवन जाए। दाबो दाबोरी हो, दाबो दाबोरी सास मोरे पाँव, जमाना आया बहुवन का। दाबो दाबोरी सास मेरो पाँव, जमाना आया बहुवन का। लास्ट बट वन। अरे सास बिचारी, मई के जावे बहुए छोड़न जाए। सास बिचारी, मई के जावे बहुए छोड़न जाए। छुओ छुओरी, अरे छुओ छुओरी, छुओ छुओरी सास मोरे पाँव, जमाना आया बहुवन का। गयो गयो री सास तेरो राज, जमाना आया बहुवन का। जमाना आया बहुवन का, जमाना आया बहुवन का। बहुत सुंदर गीत। और धन्यवाद, बिल्कुल, बहुत बहुत। और अच्छा है कि बहुओं का ही जमाना आ जाए, वो भी अच्छी ही बात है। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत सारी आपसे बातें हैं, हम थोड़ा सा भी रुकेंगे, और क्योंकि सिंगापुर में आपसे प्रत्यक्ष भी मिलना है, लेकिन अभी हम मैं चाहूंगी कि पहले संगीता आए और अपर्णा जी से हम कुछ बातचीत सुने, और अंत में आपसे फिर एक गीत सुन के ही आपको विदा आज के लिए देंगे। उसके पहले मैं एक और मालिनी जी वो करना चाहूंगी। हमारे यहाँ के हाई जो उच्चा योग है, उन्होंने आप बहुत आभार भेजा है, क्योंकि थोड़ा हमने एक हफ्ते के उसमें ही इस कार्यक्रम को रखा, तो आज वो जुड़ नहीं सके हैं, लेकिन आभार अभिनंदन सिंगापुर की तरफ से उच्चा योग का है, और इसीलिए धन्यवाद। संगीता अनम्यूट कर लीजिए। मालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम सबको पुनः अपनी जड़ों से जोड़ने का और उसको महसूस कराने के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आज कितनी खुश हूं आपके साथ ये मंच साझा करते हुए। अब मैं दोस्तों आप सबका स्वागत, आप सबका परिचय अपर्णा जी से कराने जा रही हूँ। और अपर्णा जी, आपका स्वागत है मंच पे। अपर्णा जी एक महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति है, और सब सौम्यता, कर्मठता का भी ये जीता जागता उदाहरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनी IBM जैसे कंपनी में इन्होंने 24 वर्ष तक कार्य किया। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े होने के बावजूद भी अपर्णा जी
हमेशा से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में हमेशा आगे रही सिंगापुर में। और इस ओर इन्होंने सबसे पहला कदम ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना में एक बहुत ही जागरूक निवेशक के रूप में दिया। ये हमेशा से चाहती है कि भारतीय संस्कृति विदेशों में भी पनपे, आगे बढ़े, और इस क्षेत्र में को आगे बढ़ाने में वो हर समय जब भी उनको मौका मिलता है तो वो उसमें पूर्णतः सहयोग देने के लिए तत्पर रहती हैं। इनकी रुचि चित्रकारी में भी है, संगीत, गायन, सभी क्षेत्रों में ये बच्चों को, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती रही हैं। और और थिएटर कलाकारों में भी, जैसे बच्चों का जो थिएटर है उसमें भी उनकी वेशभूषा को बनाना, उसमें सहयोग देने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं ले रही हूँ, मैं अपर्णा जी को इस मंच पे बुलाऊंगी ताकि वो अपने द्वारा कुछ मानली जी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। अपर्णा जी। धन्यवाद संगीता जी। नमस्कार, मैं संगम सिंगापुर मंच के माध्यम से और समस्त सिंगापुर की तरफ से मालिनी जी आपका आभार प्रकट करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के शुभ अवसर पर आपके साथ ये मंच साझा करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मेरी ये हमेशा से सोच रही है कि भाषा किसी भी संस्कृति को जोड़ने में कड़ी का काम करती है, और आप इसकी एक खूबसूरत मिसाल हैं। भारत की लोक संस्कृति व परंपरा को अपनी गायकी के माध्यम से समृद्ध बना रही है। आपने अपने मधुर स्वर से न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशियों व बहुभाषियों को अपना कायल बना दिया है। आपने युवाओं को लोक संस्कृति व परंपरा से जोड़ते हुए उनको अपनी जड़ों से जोड़ा है और उस पर गर्व करना सिखाया है। अंत में मैं सिंगापुर संगम व ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आपको पुनः धन्यवाद प्रकट करती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी, और आप जुड़ी हमारे साथ, इसके लिए हम आपका भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मैं चाहूंगी कि आराधना, अब आप हम सबकी तरफ से एक धन्यवाद ज्ञापन कीजिए और फिर हम थोड़ी सी बात और मालिनी जी से करें। जी बहुत बहुत आभार। नमस्ते, मैं आराधना झा श्रीवास्तव, संगम सिंगापुर संस्था और सिंगापुर संगम पत्रिका की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि महोदया अपर्णा तेमुरनिकर जी का आभार करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे आज की मुख्य अतिथि आदरणीय मालिनी अवस्थी जी का बड़े ही सुंदर शब्दों में धन्यवाद ज्ञापन किया। पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय मालिनी अवस्थी जी का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व कला और संस्कृति का एक ऐसा उल्लास, एक ऐसा उत्सव है जिसमें नारीत्व की भावना अपनी समस्त कलाओं और संपूर्ण वैभव के साथ पुष्पित, पल्लवित और प्रतिष्ठित हो रही है। और सिंगापुर के पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्यालय की सह संस्थापक और सिंगापुर में भारतीय संस्कृति का संरक्षण और उसका संवर्धन कर रही अपर्णा तेमुरनिकर जी का प्रेरणादायी व्यक्तित्व भी हमें एक नई दिशा और एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय लोक कला, लोक संस्कृति और नारी शक्ति के विभिन्न आयामों से हमारा परिचय हुआ है। शक्ति स्वरूपा बेटियों को समर्पित अपनी लिखी हुई इस कविता की कुछ पंक्तियों से मैं आदरणीय मालिनी अवस्थी जी का और अपर्णा जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। संबंधों की पुल बनती कई किनारे जोड़ती, बीच में कई बार दरकती हैं बेटियां, रौंदते कदमों से आहत होती, पुल के नीचे बह रही आंसुओं की धार सी बेटियां, लचकती मजबूत डोर सी कई सिरे थामती है बेटियां, पर कई बार माला की मोती सी टूट कर बिखरती है बेटियां। बोझ समझ जिसे बहाते हो आंसू, उन आंसुओं को आंचल में स्नेह से समेटती है बेटियां। भाई को स्नेह, पिता को दान का
है मर्म समझाती ये बेटियां। भाई की कलाई राखी से सजा रही, पिता की पगड़ी और उनका शान बेटियां। पानी सी तरल बह रही भावों से रखी हुई, जिस पात्र रखो उसमें ही ढल जाती है बेटियां। अन्न को भोजन का रूप दे रही है अन्नपूर्णा का अवतार बेटियां। ईंट पत्थर की इमारतों में आत्मा सी बसती है, लरजती नदी सी बह रही सभ्यता की नींव बेटियां। अरण्य में पंचवटी की कुटिया सी परिवार परंपरा का सम्मान बेटियां। दुर्वाक्षत के आशीष अनुराग सी मंगल और शुभ का आगार बेटियां। झंझावात में दिए सी जल रही जीवन मंथन में सुमेरु सी आधार बेटियां। धरा को थाम कच्छप सी दृढ़ बनी पूजा की थाल की अक्षत सी बेटियां। भोर के भजन सी सृष्टि के सृजन सी उल्लासित आह्लादित बेटियां। वेद की ऋचाओं से गूंजती पुष्प की माला सी गुथती रुखड़े आंगन की लिपाई सी बेटियां। घर की भित्ती में भरती रंग उस पर उकेरी कलासी है बेटियां। निष्प्राण इस भवन में जो प्राण फूकती वो जीवन देने वाली संजीवनी बूटी है बेटियां। क्यों बेड़ियों में बेटियां अब भी सिसक रही, जब बेड़ियों के फौलाद सी मजबूत बेटियां। जब बेड़ियों के फौलाद सी मजबूत बेटियां। तो शक्ति स्वरूपा नारियों की यही फौलादी मजबूती इस सृष्टि का, इस सृजन का और हमारे जीवन का आधार है। नारीत्व के इस उल्लास उत्सव में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें सम्मानित करने के लिए संगम सिंगापुर और सिंगापुर संगम की ओर से हम सभी आदरणीय माली अवस्थी जी का, अपर्णा जी का और हमारे सभी सुधी और गुणी दर्शकों का हम सब हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद। धन्यवाद आराधना। और अब हम थोड़ी सी बात, बस आखिरी कुछ मिनट और लेंगे मालिनी जी से। बात तो क्या है, बहुत सारे लोगों की वही बात है कि आप कुछ और सुनाइए। तो बेटियों की बात हुई है और आपकी बिटिया, इतनी प्यारी बिटिया, उसको याद करते हुए अगर एक कोई आप अपना चाहे बन्ना बन्नी हो, सोहर हो, ठुमरी हो, कुछ भी, और साथ ही फागुन है, आशीर्वाद है, पहला दिन है आज फागुन का, तो होली के लिए भी लोग चाहते हैं कि एक गीत और आप सुनाएं मालिनी जी। देखिए ऐसा है कि ये तो मैं आपको बड़ी उदारता से वैसे ही गा देती हूँ, मैं कभी मना नहीं करती, लेकिन सास के बिना, स्पेशली अभी जब थका हुआ गला, तो आज बात अच्छा नहीं लग रहा खुद ही गाने में। इसलिए कभी साक्षात आप बुलाइए, मैं आऊंगी और एक दो नहीं पूरे 3-4 घंटा आप थक जाएंगे, मैं इतना सुनाऊंगी। जी बिल्कुल। दो पंक्तियां जी फागुन से सुना दे। अरे चलो गुइया आज खेरे होरी, कन्हैया घरे चलो गुइया आज खेरे होरी, आज खेरा होरी, आज खेरे होरी। अरे चलो गुइया आज खेरे होरी, कन्हैया घरे चलो गुइया आज खेरे होरी। अपनी री अपनी महल सोनिक सी, अपनी री अपनी महल सोनिक सी, कोई सावर कोई गोरी, एक से एक नयन मधुमाती, एक से एक नयन मधुमाती, सब वयस की छोरी रे गुइया आज खेरे होरी, कन्हैया घरे चलो गुइया आज खेरे होरी, कन्हैया घरे चलो गुइया आज खेरे होरी। बहुत बहुत आभार मालिनी जी। और आनंद रहे यही द्वारे, रघुबर खेरे होरी हो, सदा आनंद रहे यही द्वारे, रघुबर खेरे होरी हो, सदा आनंद रहेगी द्वारे। पहले फाग की टोली जो थी घर घर जाकर यही गाती थी, यही आशीर्वाद देके जाती थी, यही मंगल कामनाएं।
कि इस द्वार पे हमेशा खुशियां रहे। तो आप सबके घर में यही मंगल कामनाएं कि ये आने वाला नया वर्ष जो हमारा शुरू होता है भारतीय संवत्सर, शुभ हो, मंगलमय हो, और ये महामारी समूल नष्ट हो विश्व से, जल्दी ही आवागमन खुले, हम और आप साक्षात मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी जी, और बहुत बहुत आभार हम सब पूरे सिंगापुर की तरफ से। मालिनी जी, एक जात जात एक ठे सोहर गादा, एक ठे सोहर गा दिहल जाई। जुग जुग आज जिया आवाज के ठीक नहीं है तो हम प्रत्यक्ष ऐसा है, सुनेंगे। अब ये तो मत बोलिए कि आवाज ठीक नहीं, क्योंकि 10 गाने सुना दिए मैंने। जी जी नहीं, लेकिन आज कलाकार कभी कंजूसी नहीं करता, तो मैं कंजूसी मैंने नहीं करी है। जो आपने कहा सुना दिया, जी बिल्कुल, अब इजाजत दीजिए, फिर मिल करके सुनाएं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत आभार मालिनी जी जुड़ने के लिए, और पूरे सिंगापुर की तरफ से एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। और हम जल्द ही प्रत्यक्ष मिलेंगे। सभी को बहुत अच्छा लगल, बहुत अच्छा लगल आपका गाना। बढ़िया बढ़िया, आपका संस्कृति से जुड़ल इतना अच्छा लगल कि लगता है कि हम भारत में ही बैठल है। अब हम लोग फेसबुक लाइव और रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। थैंक यू।